मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों की सबसे पहले मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी भाई, मोतीलाल नेहरू ने की थी। कब की? 1928 में, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत, नेहरू रिपोर्ट में। तो बात स्पष्ट है, मौलिक अधिकार है वो हमारे संविधान में अमेरिका से लिए गए हैं और इसकी मांग सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत रखी थी। ठीक है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से स्टार्ट होकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और हमारे जो ये संविधान का भाग जो 3 है, इसको भारत का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारत का मेग्ना कार्टा। मेग्ना कार्टा जो है वो इंग्लैंड की देन है, इंग्लैंड में लिखा गया था 1512 के अंतर्गत मेग्ना कार्टा। उसी की तर्ज पर भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है, मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। देखो, सामान्य अधिकारों में तो यदि कोई परिवर्तन करता है तो संसद में कानून बना करके परिवर्तन किया जा सकता, लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में यदि कोई परिवर्तन करना है तो इसमें संविधान में संशोधन करना पड़ता है। संविधान में संशोधन करना पड़ता है। यदि मौलिक अधिकारों में कोई बदलाव लाना है तो मौलिक अधिकारों में तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है, और अन्य किसी प्रकार के अधिकारों में कोई संशोधन नहीं, संसद सामान्य कानून बना करके परिवर्तन कर सकती है। ये तो थी इनके इंट्रोडक्शन की बात, मौलिक अधिकारों की ये तो थी जानकारी, सामान्य जानकारी। अब हमें पढ़ना है विस्तार पूर्वक मौलिक अधिकार, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अनुच्छेद 12-13 दो अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 12, 13 और 32। अनुच्छेद 12, 13, 32। अनुच्छेद 12 में संघ और राज्य के बारे में बताया गया, ज्यादा कुछ नहीं बताया। अनुच्छेद 13 कहता है कि यदि संसद मौलिक अधिकारों पर कानून बनाती है या उनका हनन करती है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। क्या कर सकती है? यदि संसद मौलिक अधिकारों में अगर परिवर्तन करती है या उसका हनन करती है, यदि कोई संसद ने कानून बनाया और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे क्या करती है? न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 13 है वो न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशरी रिव्यू की सही परिभाषा करता है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह भी यही कहता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। वो आगे पढ़ेंगे। अब हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों को, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार थे। हमारे संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। देखो, नंबर 1 समानता का अधिकार। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 थे। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा करके पहले अनुच्छेद 31 में था ये, अब अनुच्छेद 300 क में रख दिया और एक केवल और केवल कानूनी अधिकार के रूप में इसे माना गया। क्योंकि जो भूमि अधिकरण है इसके तहत 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी। 1978 में इसका संशोधन कर करके 44वां संविधान संशोधन था। जनता पार्टी की सरकार थी, भूमि का अधिकरण हो गया और भी जैसे आड़े आ रही थी समस्याएं, तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 क में रख दिया 1978 44वां संविधान संशोधन के तहत। हमारे मौलिक जो संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें उपचार किए जाते हैं। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं। देखो, पहला आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। अनुच्छेद 14 और 18 के बीच में जितने भी अधिकार हैं वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। कैसे? देखो, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता का मतलब है जो कानून है उसके आगे सभी समान है। कोई जाति, रंग, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कानून के समक्ष सभी समान है। यानी किसी उच्च जाति के लोगों ने भी जो अपराध किया तो उसके लिए भी वही दंड है, और जो नीचे जो कास्ट है उसने भी जो अपराध किया है उसके लिए भी वही दंड है। यानी कानून के समक्ष सभी समान है, कोई भेदभाव नहीं है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, रंग, धर्म, जाति, लिंग, रंग, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी ये भेद करना कानूनी अपराध है। उसके बाद में अनुच्छेद 16 आता है, इंपोर्टेंट है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अनुच्छेद 16, लोक नियोजन पर अफसर की समानता। लोक नियोजन पर अवसर की समानता। लोक नियोजन पर अवसर की समानता, इसका तात्पर्य है कि भाई जो नौकरी है उनको सभी में अवसर दिया जाएगा। लोक नियोजन का मतलब होता है कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे योग्यता के अनुसार। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान अलग है। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) कहता है कि जो पिछड़े वर्ग के हैं, ठीक है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी नौकरियों में। किसकी? आरक्षण की। इसके अलावा 16(4) ये कहता है कि भाई पदोन्नति में वरिष्ठता के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था। यानी कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए पियोन है तो उसका बाबू में प्रमोशन, यानी पदोन्नति में आरक्षण।
तो ये अनुच्छेद 16 हो गया। 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये विधि के समक्ष जो समानता है ये भाई दो आधारों पर काम करता है। कैसे? विधि के समक्ष समानता तो ली हुई है ब्रिटेन से, और विधि का समान संरक्षण ये लिया हुआ है अमेरिका से। तो दो बातें ध्यान रखना। विधि के समक्ष समानता जो है, समानता यानी जो एक इंग्लैंड का एक पॉलिटिशियन था डाइसी, उसने दिया था ये मत, और समान संरक्षण वाला है वो अमेरिका ने दिया था। तो ये हो गया हमारा लोक नियोजन पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का विरोध करता है। छुआछूत का निषेध। क्या भाई, अस्पृश्यता एक कलंक है, इसका विरोध होना चाहिए, इसलिए इसको पूर्णतया देश में खत्म कर दिया गया। ये नकारात्मक है, यानी ये होने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है, इसमें छूट भी नहीं होती है। और ये 1900 अस्पृश्यता जो अधिनियम है वो 1955 में बनाया गया था। उसके बाद आता है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का पहले क्या होता था कि राजा महाराजाओं को उपाधि दी जाती थी, जैसे जमींदार, जागीरदार, इस तरह से। लेकिन अब ये मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उपाधियां नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सेना और टीचर को छोड़कर, अध्यापक को छोड़कर। और जो भी जैसे और भी उपाधियां मिलती है वो ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही। जैसे विदेशों से आते हैं, कई उपाधियां लेके आते हैं, कई भारत रत्न वगैरह, ये क्या है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही इनको मिलती है। अब चलते हैं, अगला जो हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद 19 में है। इसमें बताया था 7 प्रकार की पहले स्वतंत्रताएं थी, यानी एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अनुच्छेद 31 से ले जाकर अनुच्छेद 300 में रख दिया। और इसमें था वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जनता पार्टी की सरकार थी। तो आगे देखो, इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और इसी में प्रेस की आजादी भी आ जाती है, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस है, अखबार है, तो ये विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है। अनुच्छेद 19 ये शांतिपूर्ण सम्मेलन किया जा सकता है, इसमें हथियार लेकर के नहीं कर सकते। ठीक है। ये है संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता। संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, यानी संघ और समुदाय हम बना सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। अगला था हमारा 19 भ्रमण। देश के किसी भी हिस्से में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी भ्रमण कर सकते हैं। अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 च कहता है कि निवास करने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्से में हम निवास कर सकते हैं, तो निवास करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 6 करता है देश के किसी भी हिस्से में हम कारोबार कर सकते हैं, यानी कारोबार की स्वतंत्रता। ये ज्यादातर लोगों को इसी में दिक्कत होती है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। देखो, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 ख में ही आ जाती है। 19 ख में शांतिपूर्ण, यानी जो अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ग में संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 घ में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, यानी देश के किसी भी हिस्से में हम भ्रमण या घूम सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 19 च में है निवास करने की, यानी देश के किसी भी हिस्से में निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 6 में है कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये हो गया हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। वे अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, वो 5 अनुच्छेद आपको याद रखना, 15, 16, 19, 29। ये जो 4 अनुच्छेद है ये केवल और केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29। तो ये बात भी आप ध्यान रखना थोड़ा सा। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा अधिकार है वो आता है जो अनुच्छेद 20, अपराध दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। भाई अपराध कर दिया वो दोषी है, लेकिन इसके लिए भी कुछ इनके प्रावधान है। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर जो व्यक्ति जिसने अपराध किया है उस समय का जो कानून है उसका उल्लंघन होना चाहिए। पहली बात तो इसमें 3 बातें हैं मुख्य। पहली बात, वर्तमान कानून का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। वर्तमान कानून का अगर उल्लंघन किया है तो उसको सजा दी जा सकती है। दूसरी बात, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, एक अपराध के लिए एक बार सजा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कहती है कि जो अपराधी है उसको खुद के खिलाफ है बयान देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या? मजबूर नहीं कर सकते। तीन बातें हो गई, यानी कानून का उल्लंघन, यानी वर्तमान कानून का जिसने उल्लंघन किया उसके लिए सजा दी जाएगी। जैसे आज मैंने कोई कानून है, जैसे कोई रेप का कानून है तो वर्तमान में फांसी की सजा है, तो वर्तमान समय में मैं फांसी की सजा भुगत सकता हूं यदि कोई रेप करता है। लेकिन वो पीछे का कानून लागू नहीं होता, वर्तमान का ही कानून लागू होता। दूसरी बात, एक अपराध के लिए केवल और केवल एक ही बार सजा दी जा सकती है। तीसरी बात यह है कि बयान देने के लिए पुलिस उसे मजबूर नहीं कर सकती। यह अनुच्छेद अपराध दोष सिद्धि के लिए संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, छोटी बढ़िया गलतियां आ जाती है तो सॉरी स्टूडेंट, इसके लिए यथा मत लेना, छोटी बड़ी गलती तो आएगी। चलिए, अब आता है अनुच्छेद 21। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 भाई जीवन का अधिकार है। जीवन का अधिकार भाई, कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता, अपने आप को खत्म नहीं कर सकता। कानूनी विधि यानी विधि के अनुरूप न्यायालय से आदेश लेकर के ही वह खत्म कर सकता है।
तो ये अनुच्छेद 21 है, ये जीवन का आधार है, यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपने आप को खत्म नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। आत्महत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। इसी के अंतर्गत एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट किया गया 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A नया अनुच्छेद जोड़ दिया इसमें, और इसके तहत कहा गया कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन 21A 2002 में एक नया अमेंडमेंट किया गया। उसके तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं शिक्षा का प्रदान, ठीक है, कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी होगी कि उसको शिक्षा दिलाए। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 21 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 एक बार रीट में आया भी था ये। तो 86वां संविधान संशोधन 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये हो गया हमारा अनुच्छेद 21। हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 22। निवारक निरोधक अधिनियम। निवारक अपराध के लिए निवारक निरोध अधिनियम। भाई इसके अंदर यह कहा गया कि जो अपराधी है उसके लिए कुछ रियायतें दी गई। देखो, एक तो अगर गिरफ्तार कर लिया तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना जरूरी है। ध्यान रहे, रास्ते वाला टाइम है वो काउंट नहीं होगा। जैसे मान लो यहां से दिल्ली लेके जाना है, अंडमान निकोबार से दिल्ली लेके आना कोई अपराधी को, तो बीच में ही हो जाएंगे 24 घंटे। तो वो टाइम छोड़ करके 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कारण बताना कि आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया। तीसरी बात, यदि वो निर्दोष पाया जाता है तो वो उसे छोड़ दिया जाता है। निवारक निरोधक अधिनियम का मतलब यही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में उसे पेश किया जाए। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ बातें हैं जैसे ये लागू भी नहीं होता। जैसे लोक नियोजन के आधार पर, दूसरे देश से मित्रता के आधार पर, या शत्रु देश के नागरिकों पर, इन पर ये लागू भी नहीं होता। ठीक है ना, ये 3 महीने की हिरासत में रखना, ये आगे आपको नहीं पूछेंगे। ये इतनी बात आपको याद रखनी है कि निवारक निरोधक अधिनियम में न्यायालय में 24 घंटे के अंदर अंदर उसे पेश करना होगा। यदि वो अपराध जो लगाया गया अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसको सजा हो जाती है, और सिद्ध नहीं होता तो उसे छोड़ दिया जाता है। यही है अनुच्छेद 22 निवारक निरोधक अधिनियम। देखो, अगला जो हमारा अनुच्छेद आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगला हमारा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 कहता है कि कोई भी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं करवा सकते, बेकारी प्रथा नहीं करवा सकते, बेकार नहीं ले सकते और बेकारी नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु का जो बालक है उससे आप मजदूरी या जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते। ये क्या कहता है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 23 है वो कहता है कि बेगारी नहीं करवा सकते, बलात् श्रम नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 24 कहता है कि आप 14 वर्ष की कम आयु के बालक से कल कारखानों या जोखिम भरे काम नहीं करवा सकते। ये हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब बढ़ेंगे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कठिन भी है। धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच है। अनुच्छेद 25 से 28 इसका वर्णन किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, देखो अनुच्छेद 25 कहता है धर्म व अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म व अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म व अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का वो है प्रचार प्रसार कर सकता है, और सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी इसी में है। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 में है। किसमें है? अनुच्छेद 25 में। अब आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। और अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों में कर में अदायगी की छूट। यानी धार्मिक कार्य है उनमें आय जो कर है वो उससे छूट मिलती है, यानी कर देने की कोई जरूरत नहीं है। धार्मिक कार्यों में कर अदायगी में छूट, यानी कर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 28 भाई अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 धर्म व अंतःकरण की स्वतंत्रता और सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 में है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों में प्रबंधन। कोई भी अपना धर्म है वो अपने कार्यों का प्रबंधन कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है कि धार्मिक कार्यों में कर अदायगी में छूट, यानी धार्मिक कार्यों में कर नहीं लिए जाते। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसकी शिक्षा? धर्म की शिक्षा निषेध। तो ये हो गया हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आगे अगला देखेंगे हम शिक्षा व संस्कृति से संबंधित अधिकार। अगला है हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30 ये दो अनुच्छेद है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, धर्म का बचाव कर सकती है। कौन है? अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक अपनी भाषा,
लिपि और धर्म का बचाव कर सकती है। अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि, धर्म आदि का प्रचार प्रसार या बचाव कर सकती है। इसकी पूर्णतः स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 कहता है जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने मनमर्जी के मुताबिक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। शिक्षण संस्था खोलने की स्वतंत्रता। तो क्या हो गया हमारा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक अपनी भाषा, लिपि और धर्म का बचाव कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरी बात है अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्था खोलने की पूरी स्वतंत्रता किसको, जैसे मदरसा वगैरह कोई खोल सकता है, तो हमारे यहाँ गुरुकुल खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है ये आजादी दी गई अनुच्छेद 29 और 30। आगे देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट IMP, ये याद करना बहुत जरूरी है, याद तो कर लो मन मेरा है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार पूछ लिए दो अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 17 जो छुआछूत का अंत है और एक अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाई अंबेडकर जी से पूछा गया कि भाई संवैधानिक उपचारों का क्या मतलब है, तो उन्होंने कहा था कि संवैधानिक उपचार यानी ऐसे उपचार जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करते हैं। इसके तहत आर्टिकल जो 32 है इसके तहत 5 रिट जारी की जाती है। कौन कौन सी रिट जो मौलिक अधिकार बचाने के लिए 5 रिट जारी करती है? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। भाई बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यही है बंदी का बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे और उसे बंदी बनाने का कारण बताएं, यही क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, परमादेश का तात्पर्य है यदि कोई संस्था है वो अपने कार्य का निर्वहन नहीं कर सकता है तो न्यायालय उसे आदेश देता है कि अपना काम करे। तीसरा है परमादेश हो गया प्रतिषेध, प्रतिषेध। भाई कोई उच्च न्यायालय है कोई निर्णय देता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक सकता है, ये क्या है? प्रतिषेध। फिर आती है 4 नंबर की उत्प्रेक्षण। ये और ये समान है। कैसे? प्रतिषेध में रोक लगाई जाती है निर्णय लेने के बाद में, जबकि उत्प्रेक्षण में रोक लगा सकते हैं निर्णय होने के समय। उसके बाद आता है हमारा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। भाई इसमें क्या होता है? इसमें हैसियत पूछ ली जाती है कि भाई आपने ये जो अधिकार है आप किस अधिकार पर ये काम कर रहे हैं। जैसे बाबू कोई काम कर रहा है, प्रिंसिपल का काम करना लग जाए तो न्यायालय उसे कहने का मतलब है कि आप जिसके पास जो अधिकार प्राप्त नहीं है वो अधिकार बेवजह उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसे पूछ सकता है कि ये काम आप कर रहे हैं इसकी जो आप किस हैसियत से कर रहे हैं, ये अधिकार आपको किसने दिए? ये क्या है? अधिकार परीक्षा। तो अनुच्छेद 32 के तहत ये 5 रिट जारी की जाती है। ठीक है,
आगे देखो अनुच्छेद 33, 34 और 35। ये 33 तो है सेना के लिए और ये तीनों ही अनुच्छेद है वो सेना के लिए ही दिए गए हैं। इसके अलावा हमारा जो एक अधिकार बच जाता है वो है, इसे बोलते हैं सूचना का अधिकार। ये 2005 में लागू हुआ था, 12 अक्टूबर 2005 में। तो इस प्रकार से हमारे जो मौलिक अधिकार है वो पूरे होते हैं। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोई बात नहीं करो तो